फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में। फिर जो थर्ड टॉपिक है हमारा है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क। इसके बाद हम बात करेंगे गेम थ्योरी की। उसमें नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद होगा मार्केट स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज। उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग, देन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, देन एफिशिएंसी क्राइटेरिया जिसके अंदर होगा पेरेटो ऑप्टिमलिटी, कार्डर, हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स, सोशल वेलफेयर फंक्शन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड। जो सेकेंड यूनिट है हमारी वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। उसका हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स। उसके बाद होगा डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर होगा क्लासिकल एंड कीनेशियन अप्रोच, देन कंजम्पशन फंक्शन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, देन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। उसके बाद डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, देन आईएसएलएम मॉडल अप्रोच। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस। फिर बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक। थर्ड यूनिट जो है हमारी है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की। उसमें हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उसके अंदर होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, मूवमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेकेंड है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके अंदर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन्स कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स। उसके बाद है सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ब्लू। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स जिसमें हम पढ़ेंगे रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव। उसके बाद डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स, टाइम सीरीज एनालिसिस। ये बात हो गई हमारे थर्ड यूनिट की। अब हम फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। तो फोर्थ यूनिट है हमारी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। उसका जो सिलेबस है हमारा है सेट्स, फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी सीक्वेंस सीरीज। उसके बाद है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस, देन लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेसेस। फिर है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इनपुट आउटपुट मॉडल, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, देन डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस विद एप्लीकेशंस। यूनिट 5 है हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, इंटरनेशनल ट्रेड। उसका फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स। फिर होगा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर है इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज रेट, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। फिर होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज। फिर हम पढ़ेंगे गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर। देन हम पढ़ेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। उसमें हम होगा डंपिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैट, डब्ल्यूटीओ एंड रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज। उसके बाद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। फिर जो हमारा है नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट यूनिट है जो वो 6 है। 6th यूनिट हमारी है पब्लिक इकोनॉमिक्स या उसे पब्लिक फाइनेंस भी हम कहते हैं। फर्स्ट उसका जो टॉपिक है वो है मार्केट फेलर एंड रेमेडियल मेजर्स, asymmetric information, public goods, externality, regulation of market, collusion and consumers welfare, then public revenue, tax and non-tax revenue, direct and indirect taxes, progressive and non-progressive taxation, incidents and effects of taxation। उसके बाद जो है हम उसके बाद जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, फिर बात होगी हमारी फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक, फिर यूनिट 7 जो है हमारा है मनी एंड बैंकिंग का। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, देन कमर्शियल बैंकिंग। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशंस। अब जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी है यूनिट 8 जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की।
ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सेकेंड यूनिट है हमारी थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, मार्क्स की, स्कम्पीटर की, रोस्टो की, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और बिग पुश अप्रोच के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम मॉडल्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के, जो कि मॉडल होंगे हैरड डोमर के, सोलो के, रॉबिन्सन के और कार्डर के। ठीक है, उसके बाद हम टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसएम्बॉडिड एंड एम्बॉडिड। उसके बाद एंडोजीनियस ग्रोथ। फिर जो हमारा नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अंदर जो इंडिकेटर्स होंगे होंगे PQLI, इसके बारे में पढ़ेंगे। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद SDGs। ठीक है, उसके बाद जो है पावर्टी एंड इनइक्वालिटी, इसके अंदर हम इसके कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट्स की बात करेंगे। लास्ट जो यूनिट 8 का जो टॉपिक है वो है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 9 एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट एज अ पब्लिक गुड। उसके बाद मार्केट फेलर, देन कोस्ट थ्योरम, उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, देन वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। उसके बाद थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजर्स, जिसके अंदर होगा फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी। ठीक है, उसके बाद एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक और डिविडेंड की बात करेंगे। सेकेंड लास्ट जो है यूनिट 9 का टॉपिक वो है लाइफ टेबल। लास्ट है हमारा माइग्रेशन। अब लास्ट यूनिट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, जिसके पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद होगा हमारा एग्रीकल्चर, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज। उसके बाद इंडस्ट्री का बात करेंगे तो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, major challenges, policy responses, services, pattern and structure of growth, major challenges, policy responses. उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो होगा इश्यूज, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज। फिर अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसमें भी इश्यूज, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और डायरेक्शंस। उसके बाद BOP की बात करेंगे, फिर फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, किस तरह से फॉरेन कैपिटल आता है क्या नहीं, वो इन सब चीजों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पॉलिसी की बात करेंगे। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके अंदर हम फिजिकल और सोशल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे रिफॉर्म्स इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट। उसके बाद है हमारा सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि FRBM। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा पावर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे सिलेबस की बात। अब हम कोई भी टॉपिक आगे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, क्योंकि ये सारे जितना भी अभी हमने सिलेबस किया ये इकोनॉमिक्स के सिलेबस है, लेकिन आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। आइए हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है एक छोटे से एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी ने 5,000 रुपए दिए कि ये आपकी एक महीने के लिए खर्च है। ठीक है, तो अब हम उन 5,000 रुपयों को इस तरह से बांटेंगे कि हमारे अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स जो है उन्हें हम फुलफिल कर सकें। मान लीजिए जैसे 5,000 रुपए हैं, उन्हें हमने 500 का हमने मोबाइल का रिचार्ज करा लिया, देन 1,500 पेट्रोल, 1,500 ट्यूशन फी, 1,500 शॉपिंग, खाने पीने, इन सब चीजों में वगैरह वगैरह। तो जो 5,000 जो रुपए हमें दिए गए वो क्या है, लिमिट अमाउंट है। ठीक है, लिमिटेड है। मान लीजिए 5,000 जो है वो हमारा रिसोर्स है, हमारा संसाधन है। अब उस संसाधन को हम इस तरह से बांटेंगे कि हमारी जो जरूरतें हैं, ठीक है, हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, और जिससे हम संतुष्ट हो सके कि हाँ भाई हो गया, अब एक महीने का खर्च था। ठीक है, इतना याद रखना है कि एक महीने का है, 5-6 दिन का नहीं है कि हमने लिए पैसे और उड़ा दिए। लिमिटेड रिसोर्स है, एक महीने के हिसाब से हमें अपनी जरूरतों, नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से इन्हें बांटना है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है,
तो क्या हो गया, आपके पास 5,000 रुपए होने से लेकर, यानी कि पैसे होने से लेकर, उसे अपने नीड्स और वांट्स यानी कि आपकी जरूरतों के हिसाब से उसे बांटना, ठीक है, उसे बांटना और उसे खर्च करना, इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, असल में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, ये तो मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है एक इकोनॉमी में है, ठीक है। एक इकोनॉमी में जितने भी संसाधन यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन जो हमारे इकोनॉमी यानी कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो क्या है, असीमित है, और उनकी जरूरतें भी अनलिमिटेड है, ठीक है। मान लीजिए हम ही है, हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है ना भाई। हमारी माँ थोड़ा सा इनकम बढ़ता है तो लगता है हाँ वो ले लेते हैं, अरे थोड़ा सा इनकम आगे जाके बढ़ेगी तो अच्छा हम वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जरूरत है, ये हम हो गई हमारी नीड, ठीक है। तो सीमित संसाधनों में यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे देश की किसी भी इकोनॉमी की जनसंख्या की अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स को पूरा करना तथा उन्हें संतुष्ट करना अर्थशास्त्र कहलाता है। खैर उतने में संतुष्ट नहीं होंगे लेकिन तब भी हाँ सोचेंगे चलो इतना तो मिला, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ, अर्थशास्त्र ये हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि संसाधन जो सीमित है उनका एलोकेशन, उनको इस तरह से बांटें कि जो हमारे हमारे देश की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसे हम क्या कर सके, पूरा कर सकें, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्स का एलोकेशन इस तरह से करें कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स पूरे हो सके, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। अब क्या है, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई हमारे इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उनकी कुछ मांग है, कुछ डिमांड है उनकी, लेकिन उन डिमांड को पूरा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सप्लाई की। भाई डिमांड करेंगे तो सप्लाई की जरूरत तो पड़ेगी, और सप्लाई के लिए क्या है, हमारे पास लिमिटेड सीमित संसाधन है। तो मान लीजिए अगर अगर हमारे देश में डिमांड और सप्लाई दोनों नहीं है, मान लीजिए डिमांड नहीं है तो हम सप्लाई किसकी करेंगे, ठीक है। और अगर सप्लाई की ही जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बांटेंगे, क्यों क्यों बांटेंगे आखिर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई नहीं होती तो इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर डिमांड और सप्लाई नहीं होगा तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे। इसी वजह से ये क्या है, ये है इकोनॉमिक्स का बेस। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स का बेस है, इसी से इकोनॉमिक्स की शुरुआत शुरुआत होती है, ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें ये समझाया किसने कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमें किसने समझाया। तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही फेमस बुक से हुई थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो दिया था एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ एक बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है, ठीक है ना। इन्होंने ये बुक कब दी थी, 1776 में। इसी वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है या कभी भी कोई भी आपको पूछ लेता है कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ। इनकी पहली बुक कौन सी थी, तो वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के दो प्रकार होते हैं, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्रियों ने दो भाग में बांटा है, ठीक है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो स्टूडेंट्स ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रोस से मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है।
एक छोटे से एग्जांपल से माइक्रो इकोनॉमिक्स हम समझते हैं। मान लीजिए क्लास के पर स्टूडेंट की अगर मैं बात करती हूँ, आपसे मैं पूछती हूँ कि क्लास के पर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल इनकम कितनी है। यानी कि मान लीजिए काजल हो गई, पिंकी ले ली एज एग्जांपल। काजल है, पिंकी है, मनीषा है, सुष्मिता है, नुसरत है, या फिर अनिल है, श्वेता है, अंकित है, जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, अगर मैं उनकी इंडिविजुअली बात करूं कि एक पर्सन की आय कितनी है, इनकम कितनी है, या उनका खर्च कितना है, उनकी नीड्स और वांट्स क्या है, तो ये किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक पर्सन की बात की है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की बात की है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये भी हम एक एग्जांपल से हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्लास के सभी स्टूडेंट्स को एज अ होल लेकर अगर मैं बात करूं, एज अ सम, कुल लेकर बात करूं। ठीक है, मान लीजिए सुष्मिता, मनीषा, श्वेता, पिंकी, पूजा, अनिल, स्वप्निल, अंकित, अनीता, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं सम में बात करूं, एज अ होल लेके बात करूं, कुल समग्र में बात करूं, इन सभी की कुल आय क्या है। ठीक है, इनका टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि इनका टोटल खर्च क्या है। ठीक है, या इनके टोटल नीड्स एंड वांट्स क्या है। ठीक है, तो ये क्या किस में आएगा? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो इसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल। ये जब भी हम किसी टोटल या समग्र की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो है हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पहले परिचय से इसका डिफरेंस कर सकते हैं हम लोग। माइक्रो को क्या कहते हैं और मैक्रो को क्या कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो जो हो गया, अगर किसी राष्ट्र के प्रति व्यक्ति यानी कि पर यूनिट इंडिविजुअल की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। और यही अगर किसी राष्ट्र में सभी व्यक्तियों को एज होल, एज सम लेकर मैं बात करूं, यानी कि समग्र, समग्र मतलब पूरा सबका टोटल अगर मैं बात करूं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। माइक्रो और मैक्रो दोनों के मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, प्रमुख निर्धारक, माइक्रो का जो प्रमुख निर्धारक है क्या है? प्राइस। और मैक्रो का जो प्रमुख निर्धारक है क्या है? इकोनॉम इनकम। ठीक है, अब जैसे इकोनॉमिक्स के ही दो भाग हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो जैसे इकोनॉमिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल्स है, डिमांड और सप्लाई, वैसे ही माइक्रो और मैक्रो के भी हैं इनके स्टेज पर। ठीक है, तो माइक्रो का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति। और मैक्रो का क्या होगा? टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। टोटल आप इकोनॉमिक्स में बहुत कम ही पढ़ेंगे, एग्रीगेट ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, एग्रीगेट, टोटल के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? एग्रीगेट। तो एग्रीगेट वर्ड जो है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कुल मांग व कुल पूर्ति, या हिंदी में समग्र मांग व समग्र पूर्ति। ठीक है, ये हो गए बेसिक प्रिंसिपल्स। अब इकोनॉमिक्स के जो जनक कौन थे? हमारे एडम स्मिथ। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक भी जो है वो एडम स्मिथ ही है। ठीक है, लेकिन क्या मैक्रो के भी एडम स्मिथ है? नहीं, मैक्रो के एडम स्मिथ नहीं है। ठीक है, मैक्रो के जो जनक हैं, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो कौन है? जेएम कीन्स। सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट करें। ठीक है, लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सो गुड बाय, थैंक यू।